देखिए, साहित्य में ना कुछ कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, वो तो पूरे समाज का आईना बन जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही कमाल के व्यंग्य की दुनिया में चलेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने अपने जमाने को, अपने दौर को एक नई पहचान दे दी। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा बेतुका सा लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, कहानी इससे भी ज्यादा बेतुकी है। एक ऐसी कहानी जिसने उस समय के पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर एक जबरदस्त चोट की। और यही सवाल हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो कहानी की दुनिया है अंधेर नगरी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां अच्छे बुरे में कोई फर्क ही नहीं है, जहां हर चीज का दाम एक, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा, मतलब सब कुछ एक ही भाव में मिलता है। असल में यह शहर उस जमाने के कई भारतीय रजवाड़ों और हां, ब्रिटिश प्रशासन की मनमानी पर एक सीधा सीधा तंज था। और इस शहर को चला कौन रहा था? एक चौपट राजा, मतलब एक नंबर का मूर्ख शासक। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। होता क्या है कि एक बहुत ही मामूली सी घटना होती है। एक दीवार गिर जाती है और उसके नीचे दबकर एक बकरी मर जाती है। और ये छोटी सी बात न्याय की एक ऐसी खोज शुरू कर देती है जो किसी तमाशे से कम नहीं है। फरियादी पहुंचता है राजा के दरबार में, न्याय की गुहार लगाता है। तो अब सवाल यह है कि भाई, इस बकरी की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? अब यहां देखिए, राजा का न्याय मतलब एक अजीब ही मोड़ ले लेता है पूरा मामला। ब्लेम गेम की एक ऐसी चेन शुरू होती है जो लॉजिक की सारी हदें पार कर देती हैं। व्यापारी कहता है मेरी गलती नहीं, राजमिस्त्री की है। राजमिस्त्री अपनी गलती भिश्ती पर डालता है और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि घूम फिरकर सारा इल्जाम शहर के कोतवाल साहब पर नहीं आ जाता। ये उस दौर की ब्यूरोक्रेसी पर एक जबरदस्त कटाक्ष था, जहां कोई अपनी जिम्मेदारी लेता ही नहीं था, बस एक दूसरे पर डालते रहते थे। तो चलिए, आखिरकार कोतवाल को दोषी मान लिया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। मामला खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट आता है। जब कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने की बारी आती है तो पता चलता है कि फांसी का फंदा तो उसकी पतली सी गर्दन के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। लो जी, अब न्याय की इस पूरी प्रक्रिया में एक नई ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और यहीं पर यह नाटक हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, मनमाना न्याय, या कह लीजिए आर्बिट्रेरी जस्टिस। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सही और गलत का फैसला किसी लॉजिक या नियम से नहीं, बल्कि राजा की मर्जी, उसकी सनक से होता है। अंधेर नगरी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह दिखाता है कि कैसे उस दौर में ब्रिटिश कानून या राजाओं के फैसले बस बिना सोचे समझे ले लिए जाते थे, जिनका असलियत से, जमीनी हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं था। तो सवाल यह उठता है कि ये जो शानदार पॉलिटिकल सटायर है, इसे लिखा किसने था, और वो भी सिर्फ एक दिन में? सोचिए, एक दिन में लिखा गया नाटक आज भी इतना रिलेवेंट लगता है। तो चलिए अब जरा इस कमाल की कहानी के पीछे जो कमाल के इंसान हैं उनके बारे में जानते हैं। ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हां, उन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली थी, जिसका मतलब होता है भारत का चांद या मून ऑफ इंडिया। ये सम्मान उन्हें 1880 में काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने उनके जबरदस्त लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए दिया था। उनकी जिंदगी भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन उनका काम वो बहुत बड़ा था। 1850 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ और बहुत ही कम उम्र में भारतेंदु ने हिंदी लिटरेचर की दुनिया में जैसे क्रांति ही ला दी। उन्होंने कई मैगजीन्स एडिट की, ट्रांसलेशंस किए, अपनी खुद की रचनाएं लिखीं, और ये सब कुछ सिर्फ 34 साल की उम्र तक। देखिए, उनके काम को समझने के लिए ना उस जमाने को समझना बहुत जरूरी है। भारतेंदु का भारत उस समय अंग्रेजी हुकूमत के अंडर था। वो गरीबी, बेबसी और एक तरह की सामाजिक उथल पुथल का दौर था। और उनकी जो लिखाई थी, उनकी जो लेखनी थी, वो इसी माहौल से निकली थी, जो कॉलोनियल रूल की शोषण करने वाली पॉलिसीज को सबके सामने लाती थी। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कुछ था तो वो था हिंदी साहित्य को मॉडर्न बनाना। उन्होंने क्या किया कि लिटरेचर की भाषा को ब्रज भाषा से निकालकर खड़ी बोली में ले आए। देखिए, ब्रज भाषा उस समय तक ज्यादातर कविता और भक्ति तक ही सीमित थी, लेकिन खड़ी बोली आम लोगों की भाषा थी, बोलचाल की भाषा। और जैसे ही भाषा बदली, साहित्य सीधे आम आदमी के संघर्षों, सोशल रिफॉर्म और देशभक्ति जैसे मुद्दों से जुड़ गया। उनकी पूरी फिलॉसफी ना इस एक लाइन में समझी जा सकती है। वो मानते थे कि किसी भी देश की असली तरक्की उसकी अपनी भाषा की तरक्की पर ही डिपेंड करती है। मतलब अगर कोई समाज दूसरी भाषा के सहारे चलेगा तो वो सिर्फ नकलची बनकर रह जाएगा, ओरिजिनल कभी नहीं बन पाएगा। बस यही उनकी सोच का मूल मंत्र था। और अपनी इन्हीं कोशिशों की वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र को आज फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एंड थिएटर, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक कहा जाता है। सच कहें तो उन्होंने हिंदी गद्य और नाटक की वो नींव रखी जिस पर आज हम ये पूरी शानदार इमारत खड़ी देखते हैं। सिर्फ 34 साल, ये नंबर सुनकर थोड़ा रुक कर सोचना पड़ता है ना, कि इतनी कम उम्र में कोई इतना कुछ कैसे कर सकता है।
उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया कि हिंदी साहित्य का एक पूरा का पूरा दौर, मतलब 1857 से लेकर 1900 तक का समय, उनके नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। कमाल है। और उनकी लेगेसी, उनकी विरासत सिर्फ किताबों तक ही नहीं है। आज भी लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी है, जो थिएटर ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा भारत सरकार का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, वो हिंदी में शानदार राइटिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भी देता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। भारतेंदु ने 19वीं सदी में अंधेर नगरी की कल्पना की थी, ठीक है, लेकिन अगर हम आज अपने आसपास देखें तो क्या कुशासन, भ्रष्टाचार और मनमाने फैसलों की झलक हमें आज नहीं दिखती? शायद यह व्यंग आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना उस जमाने में था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। कैसे शब्दों ने एक सोए हुए देश में एक नई जान फूंक दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव से। सोचिए जरा, एक ऐसा समय था वो जब भारत एक बिल्कुल नई सुबह की दहलीज पर बस खड़ा ही था। तो जरा सोचिए 19वीं सदी का भारत कैसा रहा होगा। एक तरफ तो पुरानी वो जो सामंती व्यवस्था थी वो टूट रही थी, और दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा के असर से एक नया पढ़ा लिखा जागरूक मध्यम वर्ग तैयार हो रहा था। और ये वो वर्ग था जो देश की हालत को, उसकी दयनीय स्थिति को समझने लगा था। और जानते हैं, इसी दौर में साहित्य का मकसद ही, मतलब पूरा का पूरा मकसद ही बदल गया। रीतिकाल की वो जो दरबारी कविता थी ना, उससे निकलकर साहित्य अब आम लोगों की बात कर रहा था, उनकी समस्याओं, उनकी आवाज बन रहा था। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही जरूरी बदलाव था। और इस पूरी क्रांति के केंद्र में बस एक ही नाम था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो शख्सियत जिसने साहित्य को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। अच्छा, ये टाइमलाइन देखिए, इससे हमें उस दौर की एक साफ तस्वीर मिलती है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके ठीक बाद ये साहित्य का आंदोलन शुरू होता है, और 1900 में जाकर जब सरस्वती पत्रिका छपी, तब ये दौर खत्म माना जाता है, और यहीं से हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की नींव पड़ती है। भारतेंदु जो थे, उन्होंने वक्त की नब्ज को पकड़ लिया था। उन्हें यह महसूस हो गया था कि भाई देश को अगर जगाना है तो एक नए तरह का साहित्य चाहिए, ऐसा साहित्य जो सीधे, बिल्कुल सीधे जनता से बात करे। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस युग के साहित्य में आखिर था क्या, इसके मूल विषय क्या थे। मतलब ये जो लेखक थे, ये लिख किस बारे में रहे थे। ये पहली बार हो रहा था कि लेखक सिर्फ अपने इलाके, मतलब बुंदेलखंड या महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, वे सीधे पूरे भारत देश को संबोधित कर रहे थे। हमारा उत्तम भारत देश, इस तरह की पंक्तियां जो सामने आईं, वो इसी पैन इंडियन, मतलब अखिल भारतीय भावना को दिखाती हैं। और एक बात, इस युग के लेखक सिर्फ इमोशंस की, भावनाओं की बात नहीं कर रहे थे, वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की भी बात कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की उस शोषण नीति पर, उस ड्रेन ऑफ वेल्थ पर सीधा हमला बोला, जो भारत को अंदर ही अंदर से आर्थिक तौर पर खोखला कर रही थी। भारतेंदु की ये 2 लाइनें देखिए जरा, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। मतलब कितनी सरलता से और कितनी तीखे व्यंग के साथ उन्होंने अंग्रेजों की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी की पोल खोल दी। यही तो है साहित्य की असली ताकत। तो साहित्य ने क्या किया, उसने ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसे मुश्किल आर्थिक कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों के लिए एकदम आसान बना दिया। ये जो विश्लेषण दिख रहा है, ये दिखाता है कि कैसे भारत का पैसा बाहर जा रहा था, और ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे भारतेंदु ने अपने लेखन में बार बार और बहुत जोर देकर उठाया। लेकिन एक सवाल था कि इन विचारों को जनता तक पहुंचाएं कैसे, और यहीं पर भारतेंदु ने नाटक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। भारत दुर्दशा जैसे जो नाटक थे, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे, नहीं, वो तो लोगों को उनकी हालत के बारे में बताने, उन्हें जगाने, उन्हें अंदर तक झकझोर देने का एक जबरदस्त जरिया थे। तो एक तरफ राष्ट्र की बात हो रही थी, और उसके साथ साथ समाज सुधार, ये भी इस दौर का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। स्त्री शिक्षा हो, विधवाओं की हालत हो, बाल विवाह हो या छुआछूत, लेखकों ने समाज में फैली इन बुराइयों पर बिना डरे अपनी कलम चलाई। सोचिए ये लाइन कितनी पावरफुल है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। अपने नाटक में भारतेंदु सीधे सीधे धर्म के नाम पर फैलाई जा रही छुआछूत जैसी बुराई पर चोट कर रहे थे, और उस जमाने में ऐसा करना वाकई एक बहुत ही हिम्मत वाला काम था। हाँ, पर एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये जो युग था, ये अपने अतीत से, अपनी परंपरा से पूरी तरह कटा हुआ नहीं था, बल्कि ये तो परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत ही क्रिएटिव, एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। देखिए इन लेखकों ने किया क्या। उन्होंने ब्रज भाषा जैसे पारंपरिक काव्य रूपों को ही उठाया, लेकिन उनका इस्तेमाल देशभक्ति और समाज सुधार जैसे नए मॉडर्न विचारों को फैलाने के लिए किया।
और बहुत ही चतुराई से उन्होंने भक्ति और देश प्रेम को आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू बना दिया। और हाँ, भारतेंदु ये सब अकेले नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने चारों ओर लेखकों का एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा मंडल तैयार कर लिया था जिसने इस पूरे साहित्यिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये भारतेंदु मंडल आखिर था क्या? ये आप कह सकते हैं प्रभावशाली लेखकों और कवियों का एक ग्रुप था जो भारतेंदु के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ था। ये सब लोग एक ही विजन शेयर करते थे और इस साहित्यिक आंदोलन को मिलकर आगे बढ़ा रहे थे। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो इस आंदोलन के पिलर्स थे, इसके स्तंभ थे। इन सब ने मिलकर हिंदी साहित्य को और मजबूत किया और ये पक्का किया कि भारतेंदु ने जो काम शुरू किया है वो उनके बाद भी चलता रहे। अगर हम इस युग के सबसे बड़े योगदान की बात करें तो वो ये था कि इसने मॉडर्न हिंदी प्रोज यानी आधुनिक हिंदी गद्य की जमीन तैयार की। आज हम हिंदी में निबंध, नाटक, उपन्यास, जो भी गद्य की विधाएं देखते हैं ना, उन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इसी भारतेंदु युग में मिलती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य के रोल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो सिर्फ दरबारी मनोरंजन की चीज नहीं रहा, बल्कि सामाजिक बदलाव और राष्ट्रीय पहचान की एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज बन गया था। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारतेंदु युग ने साहित्य को सामाजिक बदलाव का एक हथियार बनाया। सवाल ये है कि आज ये जिम्मेदारी कौन निभा रहा है, कौन है जो ये काम कर रहा है? इस पर सोचेगा जरूर।